वेलकम इन टू सेट तैयारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर 5 है डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब पृथ्वी में जो प्रमुख परिमंडल है उनके बारे में। इससे पहले हमने और भी चैप्टर्स पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहाँ पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी नाम से क्लास 6 की प्लेलिस्ट वहाँ पर पड़ी है। ठीक है, और बाकी भी हिस्ट्री वगैरह की सबकी आपको 3-4 दिन के अंदर मिल जाएगी। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब देखो जो हमारा पृथ्वी है ना उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। मतलब अगर हम पृथ्वी के जो फीचर्स की बात करें, ठीक है, जो भी उसके प्राकृतिक जो भी गुण हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनको 3 चीज़ों में बांट दिया गया है। सबसे पहला आता है हमारा लिथोस्फेयर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूमंडल। ठीक है, वर्ड से ही आप मीनिंग को समझ लोगे यहाँ पर। दूसरा आता हमारा हाइड्रोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं जलमंडल। ठीक, और जो हमारा थर्ड आता है, एक आता है एटमॉस्फेयर, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक, अब देखो इन 3 हिस्सों में पृथ्वी को बांटा गया है। हम एक एक को आराम से पूरा कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से है। देखो जो लिथोस्फेयर होता है ना, ये सब क्या है, ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर एक ग्रीक वर्ड है लिथोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टोन, मतलब पत्थर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर जितना भी हिस्सा, जिस हिस्से पे भी हम रहते हैं, जो सॉलिड हिस्सा है वो किसके अंतर्गत आता है, लिथोस्फेयर में आता है। ठीक है, जैसे आपके कॉन्टिनेंट्स होंगे, ठीक है, लैंड एरिया जितना भी होगा हमारे किस में आता है, लिथोस्फेयर में आता है। ये जो होता है हाइड्रोस्फेयर, मतलब पृथ्वी में जितना भी जल वाला हिस्सा है वो किसके अंतर्गत आएगा, हाइड्रोस्फेयर। जैसे कि ओशियंस हो गए, ग्लेशियर हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पर हाइड्रो जो ये हुडोर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वाटर। ठीक, और ये होता है क्या है, जितने भी आपके वाटर बॉडीज जितनी भी हैं अर्थ पे, ठीक है, आप कह सकते हो ओशियंस को कह सकते हो आप। ठीक है, ग्लेशियर्स हो गए, क्योंकि वाटर के क्या कई फॉर्म होते हैं। ठीक है, आइस भी हो सकता है, ग्लेशियर भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में जितना भी हमें वाटर मिलता है वो सब किस में आता है, हाइड्रोस्फेयर के अंतर्गत आता है। अब एक आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये भी एक वर्ड, ग्रीक वर्ड एटमॉस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, वेपर, मतलब वाष्प। ठीक है, इसका मतलब होता है वेपर। अब जो भी एयर्स होंगी हमारे अर्थ के अराउंड या हमारे अराउंड जितनी भी एयर है वो सब क्या है, किसके अंतर्गत आती है, हमारी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो हमारे अर्थ के अराउंड जितनी भी गैसियस एयर होंगी, गैसियस जो भी पार्ट होगा वो सब क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर बनाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये समझ लो, जहाँ पर ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर लिथोस्फेयर भी, हाइड्रोस्फेयर भी और एटमॉस्फेयर भी। जैसे कि अभी हम अर्थ, पृथ्वी क्या है, सारे प्लैनेट से अलग क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं। तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं उनका एक जो नैरो जोन होता है, नैरो जोन मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, अब यहाँ पर हमें एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है। ठीक है, इधर हम रह रहे हैं, लिथोस्फेयर भी है और पानी भी मिल रहा है, तो हाइड्रोस्फेयर भी है। तो ऐसे जोन को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये भी टर्म क्लियर कर लो, बायोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं जीव मंडल, मतलब यहाँ पर इंसान रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर जीवन पॉसिबल है, इसको हम बोलते हैं जीव मंडल। ठीक है, फोटो में भी आप देख सकते हो, बाकी इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा कॉन्टिनेंट्स ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें, जो अर्थ सरफेस है हमारी, उसको 2 भागों में बांटा गया, मतलब पृथ्वी के सतह को 2 भागों में बांटा गया। एक आता है कॉन्टिनेंट्स और एक आता है हमारा ओशियंस। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे महाद्वीप होते हैं वो लिथोस्फेयर वाले पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, भूमंडल वाले में। बाकी ये हमारा जलमंडल में आ जाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोस्फेयर में। अब देखो कॉन्टिनेंट समझेंगे, लेकिन उससे पहले ओशियंस का थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, जिससे आपको वो समझने में आसानी होगी। अब देखो जो हमारे ओशियंस होते हैं क्या होते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं। ठीक है, लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, जैसे आपके समुद्र जाके मिलते हैं जो सागर, तभी तो बनता है क्या, महासागर बनता है। ठीक है, तो पानी का जो सबसे बड़ा एरिया होता है वो ओशियंस होता है। अब ये जो ओशियंस होते हैं ना, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब एक महासागर जहाँ पे ख़त्म हो वहाँ से दूसरा महासागर चालू। ठीक है, मतलब क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं विद ईच अदर, कनेक्टेड विद वन अनदर। ठीक है, बाकी हिंदी में मैंने बता दिया, आप समझ सकते हो। ठीक है, एक दूसरे से मिले रहते हैं। अब देखो एक बात आती है हमारी सी लेवल की। बहुत बार हमने देखा होगा, कोई भी बिल्डिंग के बारे में बताना हो,
ठीक है। जहाँ पर आप देखते हो जिस पे किलोमीटर लिख के आता है रोड के साइड में, तो वहाँ पे क्या लिखता है, इतना अबव सी लेवल, इतना अबव सी लेवल। अब ये होता क्या है, एक्चुअली में जो हमारा सी लेवल होता है वो सेम होता है हर जगह, ठीक है। और ये जो सी लेवल होता है इसी से हम जो लैंड की एलिवेशन होते हैं, मतलब कौन सी लैंड कितनी ऊंची है, कौन सी रोड कितनी ऊंची है, या कौन सा कॉन्टिनेंट कितनी ऊंचाई पर है, उसको नापते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ जो लैंड होता है, ठीक है, उसको हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, सी लेवल के। और वहाँ पर सी लेवल को क्या माना जाता है, ज़ीरो माना जाता है, ठीक है। मतलब सी लेवल को ज़ीरो रख दिया जाता है। अब उसके ऊपर जितना भी ऊंचाई होगा, जितना भी मीटर आएगा, वो हम कह देंगे कि क्या है हमारा, वो एलिवेशन ऑफ लैंड है, लैंड की वो ऊंचाई है किसी भी सतह की, ठीक है। और जो सी लेवल होता है वो हमारा सेम होता है हमेशा हर जगह, ठीक है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, कहीं भी पूरे दुनिया में, ठीक है। तो ये होता है सी लेवल का कॉन्सेप्ट आ गया हमारा। अब देखो, अब अगर हम एलिवेशन की बात करें, ठीक है, तो पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचाई पर कौन सी चीज़ है, माउंट एवरेस्ट सबने सुना है, ठीक है। तो जो पृथ्वी की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है, माउंटेन रेंज नहीं, पीक मतलब जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन आती है हमारी, माउंट एवरेस्ट आती है। और इसका अगर आप देख लो कि कितनी ऊंची होती है, तो 8,848 मीटर होती है, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड पे, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर वर्ल्ड की बात हो रही है अभी। और जो सबसे डीपेस्ट आप कह सकते हो, ठीक है, जैसे ऊंचाई होगी वैसे सबसे ज़्यादा गहराई वाली जो जगह होती है कौन सी होती है, वो होती है मराइना ट्रेंच या मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। और ये कहाँ पे हमें मिलती है, पैसिफिक ओशन में मिलती है, ठीक है। अभी जब ओशियंस के बारे में बताएंगे तो आप अच्छे समझोगे, पैसिफिक ओशियंस। और ये जो होती है इसकी अगर आप देखो गहराई तो 11,022 मीटर, मतलब जितनी ऊंचाई है उससे ज़्यादा क्या गहराई है, ठीक है। ये एकदम नीचे पाया जाता है, मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं इसको। अब जब माउंट एवरेस्ट की बात आ ही गई है, तो अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले जाने वाला मैन या वोमैन, ठीक है, या इंडिया से जाने वाली सबसे पहले महिला कौन सी, माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है, जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके बारे में। अब देखो ये बना दिया बढ़िया, आप अपना नोट भी कर सकते हो उसको। अगर हम वर्ल्ड में बात करें, दुनिया में सबसे पहले जो 2 लोग गए थे माउंट एवरेस्ट के पीक पर, वो थे, एक था हमारे एडमंड हिलरी, ठीक है, जो कहाँ के हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं ये, न्यूजीलैंड के, ये भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर दिया तो पूछ भी सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। 29 जुलाई 1953 को एडमंड हिलरी गए थे, और इनके साथ कौन था, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये कहाँ के थे, ये इंडिया के थे अपने, ठीक है। तो ये दोनों लोग गए थे 29 जुलाई 1953 को। अब अगर हम वुमेन कैटेगरी में आ जाए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 16 मई 1975 को कौन गया था, जुनको तबाई। ये कहाँ की हैं, ये जापान की हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहली जो महिला गई थी 23 मई 1984 को, कौन गई थी, बचेंद्री पाल जी, ठीक है। कहाँ पर है, इंडिया में है ये भी, ठीक है। इनके बारे में सीटेट में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डिटेल में, ठीक है। तो ये बात होगी जो माउंट एवरेस्ट के पीक पर जो गए थे उनके बारे में, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। अब इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। ओशन में वापस आएंगे हम हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। अभी हम कॉन्टिनेंट, सारे जितने भी कॉन्टिनेंट होते हैं सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर फोटो होगी, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, मैंने अलग अलग कलर में लगा दिया, तो उससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, ऐसे भी देख के आप समझ सकते हो, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट की बात करें, एशिया है, ठीक है। इसके बारे में एक एक कॉन्टिनेंट को हम समझेंगे, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका। अब हम एक एक समझते हैं और सीरियल ऑर्डर में समझेंगे, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में आपके आ भी जाए ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को, तो आप आराम से कर सको, क्योंकि आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आ भी जाते हैं। अब अगर देखो हम एशिया की बात करें तो एशिया क्या हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और अब लार्जेस्ट है तो अर्थ का जितना भी लैंड का एरिया उसका 1/3 हिस्सा क्या आता है, एशिया कवर करता है, ठीक है। दूसरी बात हो गई हमारी, तीसरी बात हो गई ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो एक लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कितने 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। कैंसर है, छोटा है तो नॉर्थ वाला आ गया, ठीक है। मैंने बता दिया था ट्रिक पहले वाली वीडियो में। अब ये जो होती है लाइन इसके एशिया से पास होती है, ठीक है। और ये जो उरल माउंटेन्स है, ये वो माउंटेन है जो एशिया को और यूरोप को डिवाइड करता है, मतलब जहाँ पर एशिया और यूरोप का डिवीज़न होता है, ठीक है, कह सकते हो जहाँ से ये लोग मिलते हैं वो एरिया हमारा होता है उरल माउंटेन्स। और इसीलिए यूरोप और एशिया को मिला के हम क्या बोलते हैं, यूरोशिया, ठीक है। अगर कहीं पूछ ले कभी यूरोशिया क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा यूरोप प्लस एशिया, या यूरोप प्लस ऑस्ट्रेलिया, या यूरोप प्लस कोई भी कॉन्टिनेंट। तो हमारा पता होना चाहिए कि यूरोप प्लस एशिया होता है, ठीक है। और उरल माउंटेन्स क्या करता है, एशिया और यूरोप के बीच का पार्ट है क्या है, उरल माउंटेन, जिनको डिवाइड करता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे एशिया के बारे में बात।
अब इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, उसके बारे में। ठीक है, अब देखो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमारे एग्जाम से पूछ सकता है। अब ये जो अफ्रीका होता है ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और जैसे एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है लाइन, वैसे हमारा इक्वेटर जो कि क्या होता है 0 डिग्री, ये हमारे अफ्रीका के एकदम बीचों बीच से, मतलब सेंटर से ये भी पास होता है। ठीक है, इक्वेटर सेंटर तो होता ही होता है, लेकिन अफ्रीका का भी सेंटर इक्वेटर लाइन पास करती है। अब एक चीज़ और देखो जो सबसे यूनिक बात है कि अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी लाइन पास होती मिल जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी मिल जाएगी, और इक्वेटर मतलब मकर रेखा, ठीक है, और आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर, ठीक है, मतलब विषुवत रेखा, तीनों आपको मिल जाएंगी अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। ये चीज़ याद रखना आप। अब देखो जो हम रेगिस्तान की बात करें तो सहारा डेजर्ट है, ये सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट माना गया है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, और सबसे बड़ा भी है ये हॉटेस्ट डेजर्ट। ठीक है, और लार्जेस्ट भी है। तो ये कहाँ का, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, अफ्रीका में। और एक जो नदी पड़ती है जो सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लंबी नदी, याद रखना लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट का बहुत फ़र्क होता है। जो लॉन्गेस्ट है, जो सबसे लंबी नदी होती है वो कौन सी होती है, हमारी नील नदी। ठीक है, जो कहाँ पे मिलती है हमें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये तो बात होगी। अब हम पढ़ते हैं थर्ड कॉन्टिनेंट। अगर हम बात करें अपने थर्ड कॉन्टिनेंट की, जो आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका, ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और एक चीज़ आती है इस्थमस, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो इस्थमस को हम कहते हैं हिंदी में स्थल संधि। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर दो स्थल, मतलब दो लैंड जहाँ पर मीट करती है उसको हम बोलते हैं स्थल संधि। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका से जो मिलता है ना, इसको कौन मिलाता है, वो होता है इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, मतलब पनामा की स्थल संधियाँ इन दोनों लैंड को या इन दोनों कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, और एक वर्ड और आता है आपका स्ट्रेट, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं जल संधि। ठीक है, अब जल संधि मतलब जो दो वाटर बॉडीज, दो जलों को क्या करता है, मिलाता हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो अमेरिका और इंडिया और श्रीलंका का। ठीक है, तो वहाँ पर क्या जो मिला वो स्ट्रेट कौन सा, उसको हम बोलते हैं जल संधि बोलते हैं। ठीक है, जो कि दो वाटर बॉडीज को या दो ओशियंस को या दो सी को कनेक्ट करती हो। अब ये बात तो होगी हमारी नॉर्थ अमेरिका की। अब अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो इसका जो ज़्यादातर हिस्सा होता है, मतलब आप कह सकते हो 80 से 90% हिस्सा जो हमारा होता है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ठीक है, और यहाँ से इस कॉन्टिनेंट से हमें माउंटेन्स की रेंज मिलती है। मैंने बताया ना, रेंज और पीक। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और सबसे लार्जेस्ट जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, तो वो कौन सी है, एंडस है। ये क्या है, हमारी माउंटेन रेंज है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज हो गई। अब अमेज़न क्या है, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर हो जाएगी। ठीक है, वो जो नील थी वो क्या थी, वो लॉन्गेस्ट थी, और ये लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, तो इसको भी समझ लेना कहाँ, ये भी वर्ल्ड की। ठीक, तो वर्ड पे ध्यान देना आप यहाँ पर, क्या वर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है, लार्जेस्ट है कि लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लंबाई से उससे पूछेगा तो लॉन्गेस्ट मतलब हमारा नील हो गया, और बड़ी पूछेगा लार्जेस्ट तो हमारा अमेज़न हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात। इसके बाद अब हम देखते हैं यूरोप। ठीक है, और फिर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तीन और बचे हैं। अब देखो जो यूरोप की बात करें हम, तो यूरोप से हमारा आर्कटिक सर्कल पास होता है। ठीक है, और इसको हम पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट बोलते हैं। पेनिनसुलर मतलब देख लो, समझ लो आप हिंदी में, कि जो भी एरिया आपका तीन तरफ पानी से घिरा होगा। ठीक है, तीनों साइड से अगर वाटर होगा, जैसे मान लो कोई एरिया है, इधर से भी वाटर, इधर से भी वाटर, इधर चाहे भले लैंड हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट हो गया। ऐसे इंडिया भी क्या हमारा पेनिनसुलर कंट्री, इधर भी पानी, इधर भी पानी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, और इधर भी पानी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे पेनिनसुलर एरिया हो जाएंगे। कंट्री होगी तो कंट्री, कॉन्टिनेंट होगा तो कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अब अंटार्कटिका के बारे में। ठीक है, वो भी देख लेते हैं अंटार्कटिक का। अब देखो इसके भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कम्प्लीटली लाई करता है आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, पूरी तरीके से जो होता है ये कम्प्लीटली हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर के पार्ट में आता है ये। ठीक है, फोटोज़ भी लगा देंगे, आप देख लेना। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है ये। और दूसरी बात देखो, जो हमारा साउथ पोल होता है ना, वो एकदम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के एकदम सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, तो साउथ पोल कहाँ होता है, इसके सेंटर में होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ अंटार्कटिका। ठीक, अब एक चीज़ और देखो, ये क्या होता है, ये जो एक कॉन्टिनेंट होता है यहाँ पर परमानेंट क्या रहती है, हमारी आइस शीट से ढका रहता है, मतलब बर्फ़ रहती है परमानेंट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में रहता है। ठीक है, परमानेंटली आप कह सकते हो कवर्ड विद
आइस शीट्स, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स बने हैं, ठीक है। रिसर्च सेंटर्स जो भी होते हैं हमारे, ठीक है, रिसर्च स्टेशंस हो गए, ठीक है, हर कंट्री के। इंडिया के सिर्फ यहाँ पर 2 रिसर्च सेंटर हैं, एक है हमारा भारती और एक आता हमारा मैत्री, ठीक है। ये सब क्या है, रिसर्च स्टेशंस हैं, ठीक है। भारती और मैत्री का इंडिया के, बाकी और भी कंट्रीज़ के यहाँ पर हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया के जो 2 रिसर्च स्टेशंस हैं, ठीक है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, वो कौन कौन से, भारती और मैत्री, ठीक है। अब ये इतना कंप्लीट होगा। इसके बाद अब आखिरी बचता हमारा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब देखो भैया, इनकी भी कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। असल में देखो बेसिक चीज़ें होती हैं, खासकर आपके अगर सीटेट पेपर की बात करें, आप पढ़ लेते हो हाई लेवल का और आ जाता है सब बेसिक लेवल का, ठीक है। फिर आप भी हिल जाते हो और क्वेश्चन पेपर देख कर और तकलीफ हो जाती है। तो पहले बेसिक पढ़ लो, उसके बाद हाई लेवल तो आप कहीं से भी मॉक टेस्ट पेपर ये सब लगाते रहोगे, वहाँ सब हाई लेवल के ही क्वेश्चन देते हैं, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। जैसे कि आपके प्री बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चंस रहते हैं हाई लेवल के, और जब बोर्ड देने जाते हो तो लगता है कि यार तो इतना आसान है, तब फालतू में इतनी मेहनत किया। तो इतनी मेहनत इसलिए कराते हैं ताकि आप बेसिक ना छोड़ दो, और होता है कि हम बेसिक छोड़ देते हैं, मेन क्वेश्चंस छोड़ के हम भारी क्वेश्चंस लगाने लगते हैं, ठीक है, जिससे हमको लगे कि हमें ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ मत करना, आप बेसिक यहाँ पे समझो। अब देखो इससे 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम बता देते हैं, जो इसके फीचर्स होता है। सबसे पहले तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होता है। दूसरी बात ये होता है, ये चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ठीक है। जैसे पेनिनसुलर में बताया था 3 साइड, ये चारों तरफ क्या पानी से घिरा होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कह देते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब आइलैंड क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट्स को क्यों कहते हैं, कोई भी लैंड होती है, ठीक है, वो अगर हमारी चारों तरफ क्या पानी से घिरी होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये आइलैंड हो गया, ठीक है। आप देखते हो कि उन्होंने ये आइलैंड खरीद लिया, वो आइलैंड खरीद लिया, तो मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया या ऐसा लैंड का एरिया जो चारों तरफ क्या होगा, पानी से घिरा होगा। तो अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको वर्ल्ड का मैप मान लो तो यहाँ के मान लो अगर ऑस्ट्रेलिया होगा तो क्या देखो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। इधर अफ्रीका हो गया, इधर आपका एशिया, यूरोप, उधर आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। बाकी फोटोज़ में आपने देख ही लिया होगा। तो ये जो हमारा होता है आइलैंड कॉन्टिनेंट होता है। अब ये हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर का जो पार्ट आता है, ओशंस, ठीक है, उसको भी पढ़ते हैं। और अगर वीडियो लंबा हो गया होगा तो यहाँ से वीडियो को हम 2 पार्ट में कर देंगे, उसके बाद अगले पार्ट में पढ़ेंगे, वरना फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जिसे हम जलमंडल बोलते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है हमारा, जो भी हमारी सबसे ज़्यादा जो बड़ी क्या बोलती हैं वाटर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ओशियंस बोलते हैं, ठीक है, महासागर, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये क्या होती हैं, जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़ होती है, मतलब पानी सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, ओशियंस में, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान ये दे देना, नोट करने वाली चीज़ है ये कि जो हमारी अर्थ होती है वो 3/4 क्या है, पानी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो अगर हम अर्थ के 4 हिस्से कर दें, ठीक है, बेसिक चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है, तो एक बार समझ लो। अगर एक हिस्सा है इसका हम कह दें लैंड है, ठीक है, तो बाकी के जो 3 हिस्से होंगे वो क्या होंगे, पानी होगा। मतलब जितना लैंड है उसका 3 गुना क्या है, पृथ्वी पर पानी है। अब इतना पानी है फिर भी हम स्लोगन सुनते हैं सेव वाटर, ठीक है। क्यों सुनते हैं, देखो यहाँ पर जो सेव वाटर की बात हो रही है वो पीने वाले पानी की बात हो रही है, ठीक है। 97% जो हमारा वाटर होता है ना वो सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है, मतलब उसमें नमक पाया जाता है, वो हमारे पीने के लिए नहीं अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ 3% पानी है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है जिसे हम पी सकते हैं। इसलिए इस 3% वाले पानी के बारे में बात होती है कि हमें ये वाला पानी बचाना चाहिए, ठीक है। और चाहिए वाला पानी तो भी बचाओ, सेव वाटर करो तो अच्छे से सेव करो फिर, ठीक है। तो बस मेन ये जान लेना कि 3% जो हमारा होता है वो फ्रेश वाटर होता है, 97% हमारा सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ओशंस के बारे में, ठीक है। इसके बारे में देखो एनसीईआरटी को पढ़ना है तो छोटे छोटे चैप्टर, ठीक है, लेकिन कितने क्वेश्चन बन जाते हैं आपको यहाँ से पता ही चल रहा होगा, ठीक है। इसीलिए एक एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखेंगे समझ लेना, वो एक एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अब ओशंस टोटल होते कितने हमारे, 5 ओशन होते हैं, ठीक है। इनको हम सीरियल ऑर्डर में समझेंगे ताकि फिर अलग से आपको फिर बताना ना पड़े, आपको भी कन्फ्यूजन होगी। सबसे पहले हम लेते हैं जो सबसे लार्जेस्ट हमारा ओशन है, कौन सा है वो, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। चलो एक चीज़ तो पता चल गई हमें कि ये क्या है, सबसे
लार्जेस्ट है। दूसरी बात हमने क्या बताया था, जो सबसे डीपेस्ट अर्थ में जो सबसे डीपेस्ट क्या मैरियाना ट्रेंच बताया था ना, तो वो कहाँ पे लाई करती है, इसी पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। कौन सी, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। और जिसका हमने क्या बताया था 11,022 मीटर है, ठीक, गहराई इसकी। ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर तो बस इतना ही काम का है कि सबसे लार्जेस्ट जो हमारा ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है, और जो इसमें सबसे डीपेस्ट जो पाई जाती है, डीपेस्ट पॉइंट जो है मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो है वो है एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक महासागर। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये जो अटलांटिक ओशियन है ये हमारा एस शेप में होता है, ठीक है। मतलब अगर आपने ओशियन देखा हो तो अटलांटिक ओशियन क्या ऐसे कवर करता है, ठीक है, एस शेप में। दूसरी बात, इसकी जो कोस्टल लाइन होती है ना, वो आप कह सकते हो कि कॉमर्स और ट्रेड के लिए सबसे अच्छा महासागर यही माना गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पोर्ट्स होंगे, ठीक है। अब पोर्ट्स होते हैं तो मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप देखोगे क्या बोलते हैं, जो कार्गो शिप्स जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे उतरती हैं, जहाँ से ट्रेड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं। तो कॉमर्स और ट्रेड के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट ये माना जाता है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं बिजिएस्ट ओशियन। बिजिएस्ट ओशियन मतलब जहाँ पर हर टाइम ट्रेड ये सब चलता रहता है, सबसे ज़्यादा बिजी होता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। ये हमारा अटलांटिक ओशियन होता है। अगर एग्जाम में पूछ लेगा बिजिएस्ट ओशियन या सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो बिजी एरिया होता है कौन सा ओशियन होता है, वो हमारा अटलांटिक ओशियन होता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडियन ओशियन। अब देखो हमारा आता है इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन की देखो ये बस एक ही पॉइंट याद रखना आपको जो इंपॉर्टेंट है कि ये पहला ऐसा ओशियन है या फिर यही एक ओशियन है जिसका नाम हमने किसी देश के नाम की तरह रखा है, जैसे इंडिया। अब ये इंडिया क्या हमारी कंट्री है ना, तो बस उसी पे क्या ये इंडियन ओशियन या हिंद महासागर नाम दे दिया गया है। अब इसके बाद जो चौथा आता है, ठीक है, ये सब साइंस के हिसाब से हम ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। इससे छोटा कौन सा होगा हमारा, ये आ जाएगा अंटार्कटिका ओशियन। इसी को हम बोलते हैं क्या, साउदर्न ओशियन, ठीक है, क्योंकि साउथ में होता है। तो ये चीज़ याद रखना, हिंदी में भी अंटार्कटिक ओशियन बोलते हैं या दक्षिण महासागर, ठीक है। अब देखो इसकी क्या खासियत होती है, इसको हम लिख देते हैं पहले दक्षिण महासागर, ठीक है। अब हमने पढ़ा है क्या, ये साउथ एरिया में होता है, सबसे साउथ में, जो सबसे साउथ वाला जो पार्ट है, दक्षिण वाला पार्ट है, वहाँ पर कौन सा ओशन पाया जाता है हमारा, अंटार्कटिका ओशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ आता है लास्ट जो है हमारा आर्कटिक ओशियन, ठीक है। अब आर्कटिक ओशियन क्या होता है, इसकी भी कुछ पॉइंट है। सबसे पहली बात तो ये सबसे क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन हुआ, ठीक है। सबसे छोटा महासागर कौन सा हुआ हमारा, आर्कटिक ओशियन हो गया। दूसरी बात बेरिंग स्ट्रेट एक आता है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, इसको हिंदी में भी बेरिंग बोलेंगे, बेरिंग, और स्ट्रेट को हम बोलते हैं हिंदी में जल संधि बोलते हैं। अभी मैंने बताया था स्ट्रेट और स्थमस का आपको डिफरेंस, मतलब जल संधि तो मतलब किसी और दूसरे ओशियन को जोड़ रहा होगा, तो कौन सा हुआ, आर्कटिक को कौन सा किस ओशियन से जोड़ता है, ये पैसिफिक ओशियन से, ठीक है। मतलब इसके और पैसिफिक ओशियन के बीच में ये जो हमारा पड़ता है, ठीक है, ये भी एक समझिए आप जलीय का, ये भी वाटर बॉडी है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। मतलब जो आर्कटिक महासागर है उसको प्रशांत महासागर से जोड़ने का जो पानी, जो एक वाटर बॉडी वो जो काम करती है, एक नहरों सी, वो नहर या नदी कुछ भी कह सकते हैं आप, वो क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। अगर एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में कौन सा स्ट्रेट पाया जाता है या कौन सी जल संधि पाई जाती है, तो बेरिंग, ठीक है। बोरिंग नाम से कंपेयर कर लेना, आप ऐसे याद कर लेना। इधर मान लो अगर आर्कटिक है तो यहीं पर हमारा क्या है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, इतने में पैसिफिक और बीच में इधर आर्कटिक है, इधर अटलांटिक हो गया, बाकी इधर अंटार्कटिका हो गया, ठीक, और इंडियन ओशन भी इधर हो गया। वो चीज़ आप फोटो में आ जाएगा तब देख लेना, या फिर इससे पहले दिखाया होगा फोटो तो वहाँ देख लिए होगे, ठीक है। अब ये जो होगी हमारी बातें, ये ओशन की बात होगी। एक और चीज़ याद रखना, ओशियंस को हम और क्या कहते हैं, ओशियंस को हम कहते हैं, यहाँ पर नोट करने वाली बात है, ये हीट रिजर्वायर बोलते हैं, हीट, ठीक है, जिसको आप हिंदी में कहते हो ऊष्मा संग्रहण, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना। मतलब क्या हुआ, मेन इसका ये है कि जो ओशन होता है, ये क्या, जितनी भी हीट होती है हमारे अर्थ की, ठीक है, क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम हीट रिजर्वायर बोलते हैं,
ठीक है। अब ये हमारा हो गया इतना ओशन का पार्ट, ये कंप्लीट हो गया आपका लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर। अब हमारा बचा है एटमॉस्फेयर और 2-3 पॉइंट है बायोस्फीयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर को अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसमें जो 5 लेयर्स होती हैं वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को हम इस तरीके से वन लाइनर में आपको लिखवा देंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ से ऐसे NCERT पढ़ लो, उसके बाद आप कहीं से भी पढ़ना, कितनी भी बुक पढ़ना। ठीक है, अगर आपको भरोसा हो जाएगा इतने कंटेंट आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखो हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर वायुमंडल की। अब देखो ये हमारा जो भी वायुमंडल होता है ये होता है क्या, पहले में समझ लेते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो अर्थ क्या बोलते हैं, कई गैसेस से क्या सराउंड करती है। ठीक है, मतलब द लेयर ऑफ गैसेस, ठीक है, दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कि मतलब अगर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो ये गैसेस की लेयर से क्या होती है, घिरी हुई होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, या बहुत लोग एयर भी बोल देते हैं कि सराउंडेड बाय एयर या गैसेस, कुछ भी। तो ये होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर होता है। अब देखो अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसके कुछ जो संरचना होती है वो समझते हैं, मतलब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, संरचना लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसको भी समझ लो कि मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो एयर होती है, उसका क्या क्या कंपोजिशन है, कौन सी गैस कितने % पाई जाती है। सबसे पहले आती है हमारी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये हमारी 78% पाई जाती है, और जो ऑक्सीजन है ये 21%। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम कहते हैं जो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज होती है वो हमारे क्या लाइफ को रहने के लिए ईजी बनाती हैं। ठीक है, जो सिर्फ अर्थ में पाई जाती हैं, इसीलिए अर्थ में सब लोग रहते हैं, यहाँ पर लाइफ है। ठीक है, एयर क्या हमारे ब्रीथ के काम आती हैं। दूसरी चीज़ क्या और क्या हमारे एटमॉस्फेयर का काम होता है, ये हमें जो सन रेज होती है उनके हार्मफुल रेजेस से महफूज करती है, उनके हार्मफुल रेजेस से हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये तो 2 बात होगी जो इसके एडवांटेज एटमॉस्फेयर के। अब ऑक्सीजन हमारी 21% है जो हमें सांस लेने में मदद करती है। उसके बाद अदर गैसेज आती है जैसे कि आर्गन आ गया आपका, CO2 आ गया, या और भी गैसेज आ गई। ठीक है, ये सब मिलकर पूरा क्या 1% इसमें संरचना में मदद करते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पूछ भी ले, मान लो आर्गन तो 0.9 है, 0.5 कुछ इस तरीके से है। ठीक, लेकिन मेनली आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का याद रखना है। अब ये तो चलो कंपोजिशन पढ़ लिया हमने। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। ठीक है, जो मेन 5 लेयर होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम लेयर्स की बात करें, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अब इसकी जितनी भी लेयर हैं, ठीक है, 5 मेन लेयर हैं, वो मतलब हमारी अर्थ सरफेस से लेकर कहाँ तक है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, मतलब अगर हम 0 से माने तो 1600 किलोमीटर तक इनकी लेयर्स फैली है, मतलब पूरा हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है वो वहाँ तक है। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान दो, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ जाता है तो इसको भी स्पेशली बता देते हैं आपको कि देखो पहली बात तो जो हमारी एयर होती है जिसमें हमने क्या बताया था कंपोजिशन में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है मतलब जो गर्मी बढ़ती है, ये इसमें जो रीज़न होता है वो CO2 क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब जितना CO2 होगा उतना हीट एब्जॉर्ब होगी, उतनी गर्मी पैदा होगी, और उतनी क्या होगी, हमारी ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसलिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलते हैं, चाहे गैसेस फॉर्म में, ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो गए, या जो भी व्हीकल होते हैं एमिट करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हमें वो सब चीज़ें प्रोटेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, वरना पॉल्यूशन होता रहेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात होगी। एक बात और होगी यहाँ पर, अब अगर देखो एग्जाम में आजकल क्या होता है, सीटेट्स में, सुपरटेट में भी स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह देता है कि जैसे अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो एयर की डेंसिटी क्या होगी या एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या होगी। तो उस चीज़ को समझ लो कि डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है हमारी, घनत्व बोलते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, जो वायु का घनत्व होगा वो जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे क्या, हाइट या एल्टीट्यूड या ऊंचाई, जैसे जैसे आप हाइट को इंक्रीज करोगे तो जो डेंसिटी होगी ये क्या होगी, ये कम होती जाएगी। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे उनको ऑक्सीजन लेने में क्या दिक्कत होने लगेगी। अब देखो डेंसिटी की बात होगी तो हम टेम्परेचर की भी बात करें, टेम्परेचर भी हमारा क्या होता है, इसी की तरीके सेम, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी ऊपर हम जाएंगे, हमारा जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसलिए जो ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर होती है भी बताएंगे सब, उस पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी घनत्व कम होगा। इसी पे कुछ भी रीज़न दे सकता है आपको, माउंटेनियर्स का एग्जांपल दे सकता है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सब कुछ तैयार करके चलना।
ठीक है। और अगर प्रेशर की बात करेगा तो प्रेशर क्या होता है, हर जगह पे अलग अलग, कहीं लो प्रेशर होता है, कहीं हाई प्रेशर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसका एक बैग इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता है। ठीक है, हाइट के हिसाब से, वो जगह के हिसाब से तापमान सब कुछ वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर प्रभावित करेंगी, उस हिसाब से होता है वो। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी मेन इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से जो हमारी 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस और थर्मोस और एक्सॉस, इनके बारे में। देखो यहाँ पर एक फोटो आ रही होगी, वहाँ से हम समझ लेते हैं, बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। सबसे पहली जो लेयर होती है, अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर होती है ना, अब देखो मेन हमसे ये नहीं पूछेगा कौन से कितने किलोमीटर तक होती है, ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया। नया क्वेश्चन क्या है कि अब आपसे पूछेगा कि प्लेन किस में उड़ते हैं, हॉट एयर बलून किस में उड़ते हैं, स्पेसशिप कहाँ होता है, सैटेलाइट कहाँ होती है, ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ, इस सब टाइप के क्वेश्चन। तो एक एक चीज़ को आप नोट करते हुए जाना, फिर भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, जो हमारी पहली लेयर है, फोटो में आप देख रहे होगे, इसमें क्या होता है, आपके वेदर चेंजेस होते हैं, जो भी हमारा मौसम बदलता है, ठीक है, बारिश होती है, धूप गर्मी जो भी होता है, वो किस में होता है, हमारा ट्रोपोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या क्लाउड्स भी पाए जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में। दूसरी बात, जो आपका हॉट एयर बलून होता है वो भी इसी में उड़ता है। ठीक है, हॉट एयर बलून। और जो हमारे प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स, याद रखना, एरोप्लेन्स मतलब जो पैसेंजर वाले होते हैं, हवाई जहाज़, ठीक है, वो भी किस लेयर में उड़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। दूसरी जो लेयर आती है वो आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसमें देखो क्या है, इसमें हमारा एरोप्लेन रहता है, और अगर जेट प्लेन की बात कर दे तो जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें उड़ता है हमारा जेट प्लेन। तो जेट प्लेन का सीधे आप स्ट्रेटोस्फेयर में कर देना। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारी क्या, ओजोन लेयर भी यहीं पाई जाती है, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ये होगी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़। अब एक जो तीसरी लेयर आती है हमारी मेसोस्फेयर, ये जो आपका उल्का पिंड होता है ना, जिसको हम बोलते हैं मेटेओराइट्स। ठीक है, उल्का पिंड शायद बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मेटेओराइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने बताया था 8 वाले भी चैप्टर में कि जो मेटेओराइट्स होते हैं, ये जैसे ही हमारी मेसोस्फेयर लेयर में आते हैं तुरंत ये बर्न कर जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, किसके बीच, एयर के बीच। वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से क्या, ये बर्न करने लगते हैं, तो लाइटनिंग पैदा हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, अब जो हमारा चौथा आता है थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर में आप समझना कि इस लेयर में हमारे जो भी रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो छतरी होती है वो सीधे आसमान देखती है। ठीक है, क्यों देखती है, वो थर्मोस्फेयर लेयर पर जाकर वहाँ से रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ पे आती हैं, फिर हमें रेडियो वेव्स के ज़रिए बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और होती है थर्मोस्फेयर में आपके, ये जो आपने कभी देखा होगा, ऑरोरा सुना होगा। ठीक है, पिक लगा देंगे इसकी, मतलब एक समझिए बैंड्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, कई कलर्ड तरीके से होती हैं। ठीक है, ये सब क्या, गैस हो गई, एयर हो गई, ये सब चीज़ों का क्या रहता है। ठीक है, या सन में कुछ वो कोई हीट पैदा हो गई। ठीक है, इन सबसे क्या है, कलर का फॉर्मेशन फॉर्म हो जाता है ना। इतना डिटेल में नहीं जानने वाला है, मेन बस आप क्या करेंगे, ऑरोरा जो हमारा पाया जाता है थर्मोस्फेयर में बनता है। ठीक है, और ये जो होती है फोटो में आप देख लो, इस तरीके से बैंड होती हैं, कलर की बैंड्स होती हैं। ठीक है, रेनबो के तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑरोरा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, अब इसके बाद जो हमारी आती है 5वीं लेयर, वो आती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, जो बाहरी मंडल होता है, ठीक है, एक्सोस्फेयर। अब देखो एक्सोस्फेयर आता है, यहाँ पर हमारे क्या हो जाते हैं, स्पेस शिप्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारा मतलब समझ लो आप अंतरिक्ष का पार्ट हो गया है। अब अंतरिक्ष के पार्ट जहाँ से शुरू होता है, मतलब स्पेस जहाँ से शुरू होता है और जहाँ से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म होता है, उसके बीच एक रेखा आती है, एक लाइन आती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कारमन रेखा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कारमन रेखा या फिर कारमन लाइंस। ये याद रखना भैया, ये क्वेश्चन में अभी तक नहीं आया, ये सब आने की संभावना है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वेश्चन भी चेंज हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं। तो जो कार्बन लाइंस होती है, जो कार्बन लेयर होती है, ये हमारे थर्मोस्फेयर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स एंड होती हैं और जहाँ से स्पेस स्टार्ट होता है, उसके बीच की जो सीमा होती है उसको हम बोलते हैं कार्बन रेखा, कार्बन लेयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट। और एक चीज़ रह गई है सैटेलाइट्स, वो भी हमारी किसी में इसी में रहती है। ठीक है, थर्मोस्फेयर लेयर में। अब ये सब एक जगह नोट कर लेना भैया, क्योंकि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका लेयर से तो नहीं पूछेगा कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना कायदे से। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ओजोन लेयर वाला भी आ चुका है, हॉट एयर बलून वाला भी आ चुका है। ठीक है, सैटेलाइट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक मैंने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नहीं देखा, तो इसको भी आने की संभावना है। ठीक है, मेटेओराइट्स भी आ चुका है, खासकर आपकी ये तो सीटेड पेपर 1 ही में आ गया था। ठीक है, तो पेपर 2 का समझ ले लेवल फिर अच्छे से पूछ सकता है, सुपर टेट में भी। ठीक है, तो अब जितनी भी एनसीईआरटी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो आपके काम ही आएगी। ठीक है, चाहे कोई सा भी पेपर हो,
कंटेंट आप देखो, सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके बाद फिर आप किसी का भी वीडियो देखोगे, कभी आपको ये नहीं निराशा होगी कि गलत पढ़ाया या सही पढ़ाया। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ा बहुत एनालाइज आपको भी करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ो और बाद में सेल्फ स्टडी भी करो, अपना नोट्स यहाँ से बना लो, मैच कर लो बुक से। एक बार मैच हो जाए तो फिर भरोसा करें कि आराम से पढ़ो, अपनी तैयारी करो, पेपर क्लियर हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। चलो फिर अभी हमारा एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया, अब एक लास्ट पड़ता है हमारा बायोस्फेयर। ठीक है, छोटा सा पार्ट है। ये होता है कि बस सिंपल से ये फोटो लगा देंगे, इतने समझदार हो समझ जाओगे। जहाँ पर हमारा लैंड, एयर, वाटर तीनों चीज़ मिल जाए, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, बायोस्फीयर होती हैं, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं अभी। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं जीव मंडल, वो हमारे रहने के लिए इनफ होता है। ठीक है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। ठीक है, अगर एक ही वीडियो में मैंने कर दिया होगा तो भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यहाँ से अपना नोट वोट कर लेना, क्वेश्चन आंसर सब समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ही पढ़ा रहे हैं आपको एक तरीके से। तो चलो अब इसके बाद मिलते हैं, जो लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद 6th क्लास की ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी आपकी, फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और जब हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर हम सिविक्स के लिए क्या करेंगे कि सिर्फ टॉप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उसका वीडियो बना देंगे, उतना इनफ है। उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो सर दर्द हो जाएगा, आएगा भी नहीं कुछ उतना एग्जाम में। ठीक है, तो जो मेन क्वेश्चंस आते हैं रिपीट होकर वही सब क्वेश्चंस हम बना देंगे। और इनके भी हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे बना दें, वरना पूरा क्लास 6 का एक वीडियो बना देंगे। क्लास 6 वाली बुक से जितने भी क्वेश्चंस आपके सीटेट पेपर 2 में या सुपर टेट में आए होंगे, और अगर किसी और एग्जाम में आए होंगे तो वहाँ पे मेंशन कर देंगे हम। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। बाय बाय।